YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। रोजगार का मुद्दा हर सरकार में, हर एक चुनाव में लोगों के बीच रखा जाता है। हर सरकार दावा करती है उसकी सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई, रोजगार दिया गया, लेकिन फिर भी रोजगार का मुद्दा हर एक चुनाव में आता है। शायद इसीलिए अब एक आरटीआई के बाद हरियाणा में रोजगार का मुद्दा फिर गर्मा गया है। दरअसल रोजगार कार्यालय से एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जिलेवार रोजगार के आंकड़े मांगे, जिसके बाद रोजगार कार्यालय ने जो आंकड़े सौंपे हैं उसने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। इस राजनीति और रोजगार में को लेकर बड़ी बात में बड़ी बहस भी हम करेंगे। आंकड़ों का खेल क्या है, सरकार के दावों की हकीकत क्या है और जो आरटीआई के जरिए जानकारी मिली है उसको लेकर कितना सोचने की जरूरत है सरकार को, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। रोजगार कार्यालय ने जब एक आरटीआई के जवाब में रोजगार के आंकड़े पेश किए तो हरियाणा में सियासी भूचाल आ गया। एक अखबार ने खबर छापी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार के रोजगार पर दिए जा रहे आंकड़ों पर सवाल उठा दिए और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी लगे हाथ अपनी बातें कह डाली। लेकिन उसके जवाब में बीजेपी का जवाब भी तैयार था। बीजेपी की तरफ से बयान ये आया कि रोजगार कार्यालय अकेला माध्यम नहीं है जिसके द्वारा सरकारी रोजगार उपलब्ध करवाए जाते हैं। तादाद से बढ़ रही है। आपने देखा एक किसान ने आत्महत्या कर दी, वो क्योंकि पानी खाली नहीं। कोई भी एक काम भी ऐसा नहीं है जो मैं कह सकूँ भाई सरकार ठीक काम कर रही है। हर फैसला इसका जनविरोधी फैसला है और ये बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है वो इनकी नाकामयाबी है और दिशाहीन सरकार है। गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अपनी रिक्विजिशन भेजता है कि हमें जो है इस स्तर की जो है नौकरी चाहिए, वो जो है कैंडिडेट चाहिए, तो उसके लिए जो है वो अपने जो है कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए भेजते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सरकार ने नौकरियाँ देने का एक पारदर्शी तरीका अपनाया है। उसमें केवल जो है एसएस बोर्ड के माध्यम से और जो है एचपीएससी के माध्यम से वो नौकरियाँ दी जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है जो रोजगार कार्यालय हैं उसमें जो नौकरियां का आंकड़ा है वो इसलिए कम है। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष का ये कहना था कि उन्होंने जिलेवार आंकड़े रोजगार कार्यालय से मांगे थे, जिनमें से अभी तक 15 जिलों की जानकारी उनको मिल पाई है। इसमें विभाग ने ये भी बताया है कि उन्होंने किस जिले के कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है। इसमें अभी तक जो जानकारी आई है उसमें ये निकला कि 647 युवाओं को रोजगार मिला है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे और कुछ को निजी क्षेत्र में। तो यदि 22 के 22 जिलों की जानकारी मेरे पास आ जाती तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता, हो सकता है 18 लाख के करीब ये हो जाता और हो सकता है ये 647 की बजाय इतने युवा और जुड़ जाते जिनको रोजगार मिला। इसमें से मेरा एक सवाल ये भी था कि कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, तो अलग अलग जिलों पे वो अलग अलग भत्ता दिया गया है। संख्या काफ़ी कम है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो उन्होंने कैसे वो उसकी छटनी की कि किन को भत्ता देना। देखिए अभी तक जो है पिछली जो नौकरियों का आंकड़ा था एसएस बोर्ड और एचपीएससी का मिला के लगभग 30,000 नौकरियाँ था, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार के 5 साल पूरे होंगे ये नौकरियों का आंकड़ा मुझे लगता है कि कम से कम जो है अभी 18,000 जो ग्रुप सी और डी की भर्ती है उसका जो है रिटर्न टेस्ट हो चुका है, उसका जल्दी जो है रिजल्ट आने वाला है, तो लगभग ये 50,000 के करीब पहुंच जाएंगी। और उसके बाद जो है पुलिस की भर्ती होनी है तो 70-80 हज़ार लोगों को हम जो है रोज़गार सरकारी नौकरियों का दे चुके होंगे। और उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स में फैक्ट्री आ रही है, प्राइवेट सेक्टर्स में जो उद्योग लग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार पैदा हो रहे हैं वो इससे अलग है।
रोजगार के इन आंकड़ों पर राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने तो सीधे सीधे सवाल उठा दिए और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कार्यकाल का अंत होते होते आप ये देखेंगे कि रोजगार की संख्या लाखों में होगी। कहाँ से लगवाई है? हमारी भर्ती हो चुकी है। 28,000 नौजवानों को हमने 4 साल में भर्ती करा दी। उसके अलावा जो संस्थाएं अलग हैं, MD यूनिवर्सिटी, PGI और प्राइवेट जो हॉस्पिटल जो सरकारी एडिड है, उनमें करके अगर हमने 40,000 नौकरी और अभी 18,000 की हमने D ग्रुप की नौकरी निकाल दी है, 7,000 हमने पुलिस की नौकरी निकाल दी है। लगभग 1 लाख नौकरी का हमारा टारगेट है, जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा। चौटाला की सरकार में सिर्फ 10,000 की भर्ती। रोजगार के आंकड़ों पर सरकार और विपक्ष में ठन गई थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जहां इस RTI के सहारे सरकार को घेर रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि रोजगार कार्यालय अकेला नौकरी देने का माध्यम नहीं है। अब इस सियासी बहस को वो बेरोजगार भी देख रहे हैं, जो लाखों नौकरी की उम्मीद सरकार से करते हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो 647 वाकई बहुत छोटा ही आंकड़ा है और जो बेरोजगार हैं उनकी तुलना में सरकार ने जो वादा किया था कितना रोजगार दे दिया गया, क्या ये आंकड़ा काफी है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही सरकार का पक्ष क्या है वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ है, हरियाणा बीजेपी की ओर से हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश जरावता जी, स्वागत है आपका। हरियाणा कांग्रेस से हमारे साथ हैं तरुण भंडारी जी, आपका बहुत स्वागत है। इनालू से प्रवक्ता हमारे साथ रविंद्र ढोल साहब हैं, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी के हमारे साथ स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जाधव साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जरावता साहब, जो RTI के जरिए जो जानकारी मिली है, क्या वाकई सरकार के लिए चिंता का विषय है ये आंकड़ा? देखिए, बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार देना ये हमेशा ही चिंता का विषय रहा है और सरकार भी चिंतित है। और तभी तो हमने एक पारदर्शी तरीका अपनाया और स्पीड बढ़ाई। एक ऐसा आयोग जिस पर प्रदेश के युवाओं का विश्वास जमा है। कभी एक समय था कि लोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आवेदन ही नहीं देते थे SS बोर्ड में, कि जो इनकी सिफारिश है सिर्फ वही लोग अप्लाई करते थे। बाकी आज विश्वास बढ़ा है एक इन संस्थाओं का, HPSC का और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का विश्वास युवाओं में बढ़ा है और इसी कारण लाखों की संख्या में आज आवेदन आ रहे हैं। का विश्वास बढ़ा है, आपको लगता है कि ये बहुत बार सवालों के घेरे में रखी भर्तियां? नहीं, देखिए, सवालों को घेरे में रहे वो विषय अलग है। मैं मानता हूं जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनकी नियुक्तियां हुई है, वो खुद कह रहे हैं हमने कोई सिफारिश नहीं और उसमें ये भी नहीं, उसमें चाहे को कहीं भी किसी से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हों, किसी पार्टी के रहे हों चाहे ना रहे हों, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से और मेरिट के आधार पर हुई है। और हर गांव का किस तरीके से की गई उस पर भी आएंगे, लेकिन जो आंकड़ा है वो बहुत छोटा है। इस पर बताइए कि क्या सरकार की कोई कोर कसर बच गई जो कि करना चाहती था सरकार? रोजगार कार्यालय के जरिए रोजगार थे उनके लिए। मैं बताता हूँ, रोजगार कार्यालय के प्रति रुझान पूर्व की सरकारों ने ही बंद कर दिया था। पहले आपको बता, तहसील लेवल पर रोजगार कार्यालय होते थे, उसको समेट कर जिले लेवल पे कर दिए गए और भर्तियों का तरीका पूरा की पूरा या तो आउटसोर्सिंग किया गया था या गेस्ट के तौर पे किया गया था। आज क्योंकि पारदर्शी भर्ती बिल्कुल चाहिए और रोजगार एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से जो भर्तियां होती थी वो सबको पता है कि किस तरह की भर्तियां होती थी। चलिए, पारदर्शी हुई वो अलग विषय है, और ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। इस पर आएंगे क्या? इससे आंकड़ा आप जिन लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन की है, जिन लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं, जिन लोगों के अभी एग्जाम होने हैं, आंकड़ा उससे लीजिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार देने का साधन नहीं है, वो एक सूचना का केंद्र था और इसी कारण को मानते हुए पूर्व की सरकार ने इसे बंद भी किया है। तरुण भंडारी साहब, रोजगार कार्यालय अब इतने एक्टिव नहीं है और उनकी जो जानकारी दी जाती है वो भी बहुत ज्यादा विश्वास के लायक नहीं है कि सरकार ने जो रोजगार दिया उसके मुकाबले। ज्योति जी, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र ये कह रहे थे SS बोर्ड के प्रति युवाओं में एक विश्वास पैदा हुआ है, अभी 3-4 महीने 5 महीने पहले ही आपने कई चर्चाएं कराई उसके बारे में, किस तरह भ्रष्टाचार वहाँ किस चरम सीमा पे था, किस तरह से नौकरियों की बोली लग रही थी, किस तरह रेट फिक्स थे, किस तरह से रिकॉर्डिंग होती थी, किस ढंग से इन्होंने इनके मंत्रियों ने भी माना कि वहाँ कुछ कमियां रहेगी। कमियां पूरी ढंग से नहीं मानी इन्होंने। आज ये कह रहे विश्वास पैदा हुआ। इन्होंने 2 लाख रोजगार देने की बात करी थी, वो 2 लाख रोजगार कहाँ है?
आज रोजगार 647, ये खुद इनके आरटीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि 647। इन्होंने रोजगार देने की बात तो दूर, इन्होंने लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। इनके सारे वादे जो थे, जो संकल्प थे, इन्होंने 154 लिए, उनमें रोजगार सबसे महत्वपूर्ण था। इन्होंने युवाओं को यह दिखाया कि हम आपको नौकरी दे सकते हैं और कोई नौकरी नहीं दे सकता। और आज ये प्राइवेट की बात करेंगे, 18,000 नौकरियों के लिए 18 लाख लोगों को ये घुमा रहे हैं। और किस ढंग से ये पढ़े लिखे लोग, जो पीएचडी लोग हैं, उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो शिक्षा का, ये लोगों, आने वाली पीढ़ियों को ये कह रहे हैं कि आप पढ़िए मत, बिल्कुल पढ़ना बंद कर दीजिए, हम तो आपको इस तरह से नौकरी देंगे। पीएचडी आदमी को भी एक पीएन की नौकरी करनी पड़ेगी। ये भद्दा मजाक इन्होंने युवाओं के साथ किया है। ये बताएं, जितने भी संस्थान थे, ये प्राइवेट की बात कर रहे हैं, एचएमटी जैसा संस्थान जो हमारे पंचकूला में था, वो घाटे से कई समय से चल रहा था, परंतु कई लोगों के रोजगार उस एचएमटी से चल रहे थे, परंतु इन्होंने उस एचएमटी को भी बंद करने का काम किया। अगर इन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, वो भी पक्का नहीं किया। इन्होंने नई नौकरी, हर रोज नए लोग रिटायर हो रहे हैं। ये रिटायरमेंट होने के बाद कहां भर्ती कर रहे हैं, ये बताएं ना। रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार बिल्कुल फेल है। और जो भ्रष्टाचार इस एसएस बोर्ड में हुआ था, ये कह रहे हैं युवाओं में विश्वास पैदा, अगर इस तरह युवाओं में विश्वास भ्रष्टाचार करके पैदा होता है तो ये सरकार को मुबारक हो। डोल साहब, क्या ये आंकड़े गंभीरता से लिए जाने चाहिए? देखिए इसमें दो चीजें हैं ज्योति। एक तो प्रश्न उठा रोजगार के अंदर जो है भ्रष्टाचार का, मैं इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अपने पास में सफिशिएंट इतने सबूत हैं कि मैं यहाँ बैठ करके पैनल में बताने का काम करूँ कि किस प्रकार से कहाँ किस तरीके की धांधली चल रही है। वर्तमान की जो भर्ती ग्रुप डी की चल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके भी पूरे हरियाणा के अंदर बोलियां लगी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 7 से 8 लाख रुपए का हर जगह पे फिक्स रेट चल रहा है, कोई मतलब कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पे मुझे। और लोग जानते हैं, जनता जानती है, ग्राउंड लेवल के ऊपर सब जानते हैं। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण जो वर्तमान, आप लोग भूमिका अदा कीजिए ना, अगर करप्शन कभी हो रहा है किसी भी स्तर पर, उठाया बहुत उठाया, क्या थोड़ा नहीं उठाया, हमने तो बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है। लेकिन सरकार आप ये देखिए कि बाकायदा जो ट्रायल कोर्ट है, जो कि कमीशन के मामले के अंदर ट्रायल कर रही है, बाकायदा ट्रायल कोर्ट के माननीय जज साहब ने हर एक तारीख के ऊपर, मैं आपको रिकॉर्डेड दे सकता हूं, हर एक तारीख के ऊपर उन्होंने इनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। बावजूद उसके जो है ये अपनी उसके अंदर एक लीक को पीटने का काम करते हैं। वो एक बहुत लंबी अलग चर्चा है। वर्तमान चर्चा जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, ये तो एक मान करके चलिए कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होने के बाद में केवल इतने रोजगार होने के अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज जो कि सतबीर जी ने अभी बताई थी यहाँ पर इसके अंदर, जो हमारे पत्रकार महोदय जिन्होंने आरटीआई निकाली है, उन्होंने बताई थी, वो महत्वपूर्ण जो चीज थी वो ये थी, सक्षम जो रोजगार योजना है हरियाणा गवर्नमेंट की, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। आप इस बात को समझिए कि सक्षम रोजगार योजना के लिए आपके लिए जरूरी है आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर के रजिस्टर होंगे, उसके बाद जाकर के ही आपको रोजगार मिलेगा। और तो यहाँ पर सरकार एक दावा करती है कि बेरोजगार को आपने जो है 9,000 रुपए का भत्ता दिया। मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड उसके अंदर कह सकता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर जो है इनके पास में इसका आंकड़ा जो है 1,000 भी क्रॉस नहीं कर सकता, जो कि जिनको इन्होंने जो है रोजगार सक्षम रोजगार योजना के तहत रोजगार दिया अथवा किसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। हाँ, ये जरूर आपके पास में एविडेंस आए हैं कि रेवाड़ी जैसी जगह के ऊपर बीटेक इंजीनियर से आप गोबर उठवाने का काम उस सक्षम रोजगार योजना के तहत करते हैं। इससे ज्यादा घृणित और जो कार्य ये कर नहीं सकते कि एक बेरोजगार का सम्मान करने की जगह आप उसको इस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं कि उसे इस बात पे जलालत महसूस होती है कि मैंने पढ़ाई क्यों की है। सुभाष कपूर थे हमारे साथ, आरटीआई एक्टिविस्ट भी फोन लाइन पर जुड़ गए थे। स्वागत है आपका। आवाज मिल पा रही कपूर साहब आपको? आपने क्या कुछ सवाल किए थे, थोड़ा बताएंगे आप, और क्या आपको जवाब मिले थे, खासतौर पर जो सक्षम योजना रखी रोजगार को लेकर, उसके जो छटनी हुई है, आंकड़ों में कमी आई है, उस पर भी जानकारी देंगे। जी ज्योति जी, मेरे 4 ही सवाल थे। जो डायरेक्टर हैं एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा के, उनसे पूछा था कि पूरे हरियाणा के जो रोजगार कार्यालय है वहाँ कितने बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं के नाम दर्ज है, उनको कितने युवाओं को नौकरी दी गई, कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया, ये 4-5 सवाल। और बेरोजगारी भत्ते का सिलेक्शन कैसे किया जाना, किसको देना किसको नहीं देना, ये मैंने 4 सवाल पूछे थे। अभी तक मेरे पास 15 जिलों से जो जानकारी आई है उसमें 15,21,854 बेरोजगारों के नाम 15 जिलों में दर्ज हैं। और इनमें से केवल 647 को ही रोजगार मिला है। तो सरकार ने जब 4 साल पहले ये कहा था कि हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो सरकार उस अपने वायदे पे खरी नहीं उतरी है आंकड़ों के हिसाब से।
और हम ये मान लें कि जो बचे हुए 7 जिले हैं उनका भी कोई आंकड़ा आ जाता तो हो सकता है संख्या दुगनी हो जाती, लेकिन फिर भी ये जो 15 लाख हैं इसमें से 647 कुछ भी नहीं है, सारे हम मिला लें तो भी बहुत ही कम है। तो सरकार का जो वायदा था, जो घोषणाएं की थी कि हम रोजगार देंगे, वो आरटीआई ने इस कानून के माध्यम से हम जो भी वायदे होते हैं, सरकार जो घोषणाएं करती है वो जनता के सामने इस कानून के माध्यम से ला सकते हैं, वो मैंने रखी है। हाँ। कि सरकार अपने वायदे को खरीदेगी। सखा श्याम जी, क्या रोजगार देने को लेकर सरकार की धीमी गति है फिर ये कहा जाए, क्योंकि अक्टूबर में 4 साल भी सरकार ने पूरे कर लिए, अभी जो नंबर खूना चाहिए रोजगार का आंकड़ा खूना चाहिए वो बहुत छोटा। देखिए, पहली बात तो जो रोजगार दफ्तर है उसमें 647 के 47 मुझे नहीं लगता वो कोई सरकारी नौकरियां मिली हैं। वो तो जैसे मुझे नर्सों की ज़रूरत है वो मिल गई। अभी तक जो मेरे पास डाटा है नौकरियां मिलने का, जिनमें से लगभग 790 के करीब तो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर लगे हैं और 297 लगे हैं लेक्चरर। इसके अलावा कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। 98,000 नौकरियां जो पिछली सरकार में भी हुई थे जिनके इंटरव्यू और इनके भी टोटल मिला के, उसमें से 95% तो केसेज कोर्ट में चल रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि 4 साल में पुलिस में भर्ती नहीं हुई, शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। भर्तियां तो निकाली गई लेकिन हुई कितनी है? ज्वाइन भी किया है पुलिस भर्ती, ज्वाइन भी किया है। देखिए 1100 कुछ टोटल हुई है, मैंने आपको बताया ना। अब आप ये देखिए कि 903 भर्ती के लिए 10 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अब इसको टोटली अगर देखा जाए तो एक संस्कृत का सूत्र है, महाजनेन गतः येन गतः स पंथा, कि जहाँ महाजन जाते हैं वही रास्ता हो जाता है। अब आपको ध्यान होगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव था मोदी जी का, तो उन्होंने गिनाया था कि मैंने 1 करोड़ नौकरियां दी। अब वो 1 करोड़ नौकरियों का जो ब्यौरा दिया था उन्होंने, वो बड़ा हास्यास्पद है कि भाई इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने सीए, इतने वो बने, और उन्होंने अगर 5-5 नौकरियां दी, किसी ने 20 दी तो 1 करोड़ होगी। इसमें सरकारी किसी का वो नहीं था। तो उसी तरीके से ये भी कहते हैं कि हमने इस तरीके की बात की, लेकिन बात वहां से खत्म हो जाती है कि आपने बजट किसका किया। चाहे सेंटर का देखो, यहाँ देखो हेल्थ का बजट कम, आपका इसका इवन मिलिट्री का बजट कम, और आप ये देखिए कि शिक्षा का बजट कम। अब जहाँ यहाँ की बात आती है तो आप सिर्फ अस्पतालों को देखें, अस्पताल में लैब और एक्सरे सब के सब प्राइवेट, यानी ये सरकार सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, रोडवेज का देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन के पीछे पड़ी है। तो मनसा ही नहीं है नौकरी देने की, तो नौकरी देंगे कहां से? जाधवन साहब, विपक्ष भी यही कहता है कि सरकार की मंशा की नहीं है नौकरी देने की युवाओं को। देखिए, सरकार ने अपने दावे तो किए हैं कि हम दे रहे हैं, हमने रोजगार कार्यालयों से हटकर भी जो भर्ती सिस्टम है उनका, जिसमें HSSC है और पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके थ्रू दिए। लेकिन वो सब दावे जो है, जो वादा था उसके बैलेंस में बहुत पीछे, उसकी तुलना में बहुत पीछे है वो दावा। और सवाल ये है कि रोजगार कार्यालय आपने बंद कर दिए, लेकिन इसके बावजूद 15.25 लाख लोग वहाँ रजिस्टर्ड है। हाँ। और उसमें 647 लोगों को रोजगार मिला, तो ये भी तो एक बहुत ही जो है निराश करने वाली बात है। देखिए, कोई भी सरकार 2 ही फ्रंट पर अगर देखी जाती है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर और एक इकोनॉमी के बेसिस पर, तो दोनों ही मोर्चों पर अगर देखा जाए तो सरकार की स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई देती है। कि अच्छी इकोनॉमी वही है जो बेरोजगारी को कम से कम कर दे, एटलीस्ट कर दे और न्यूट्रलाइज कर दे और 0 पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेरोजगार अगर 15.25 लाख तो उसमें ही है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो तमाम बेरोजगार हैं। तो सवाल ये है कि सरकार ने जो वादा किया था उसको देखते हुए कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं किया। सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक में पॉलिसीज पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात कर रहे हैं कि हम देश में 5वें स्थान पर आ गए। हमने जो है MSME ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं, स्मॉल और मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज के लिए, जिसकी देश में बड़ी तारीफ हो रही है। तो ये सब चीजों के रिजल्ट कहाँ गए फिर? अगर वो बेरोजगारी पर असर नहीं डाल रहे तो फिर उसके रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी तो वही तभी देखी जाएगी ना कि बेरोजगारी, सबको रोजगार मिल जाए, सब लोग अपनी जगह एडजस्ट हो जाए। तो ये अगर बेरोजगार इतने बैठे हुए हैं मैदान में, तो सरकार की नीतियों की सार्थकता सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या कर पा रहे हैं। ये देखने की जरूरत है। एक लाइन ऐड कर दूं बीच में।
18,000 की ग्रुप डी की भर्ती के लिए 19 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया। ये 20 लाख से ऊपर यदि मान करके चलिए तो कितना हॉरिफाइंग डाटा है हमारे पास में बेरोजगारों का। तो सरकार की योजनाएं कितनी कम है और बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, उसके ऊपर सरकार क्या काम कर रही है? ज्योति जी क्या कहाँ कमी रखी रोजगार को लेकर, या कमी रखी ही नहीं? सरकार को क्या लगता है? नहीं, सरकार कहीं भी कोई कमी हमारी तरफ से नहीं रही। और जो लोग आज विपक्ष के लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। इन्होंने एक बार बोलने से देखिए, इन्होंने हम पर कहने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेते हैं लोग। इन्होंने 10 साल में कितनी नौकरियां दी, और उससे पूर्व इन्होंने, इनके कंपैरिजन में हम 4 साल रहे अभी, और 4 साल में जो ये काम, जितनी नौकरियां ये नहीं, इवन इनके द्वारा नियुक्त किए हुए उनको भी ज्वाइनिंग हमने कराई है। सर, सरकारी नौकरियों में तो पीछे रह जाएंगे। जो ज्वाइनिंग का देखिए 18,000 की बात करें, अदालत के जरिए जो भर्तियां हुई हैं, क्या आपको लगता है माननीय न्यायालय के आदेश में इन्होंने नौकरियां दी है, जिस प्रोसेस से लोगों को हटाने का काम किया, और जब माननीय अदालत के आदेश में बिल्कुल बोल रहे हैं रिकॉर्ड है, अपने लेवल पे कोई भी नौकरी नहीं दी। हमारे पास वो रिकॉर्ड है नहीं। नौकरी इन्होंने भाई भतीजे अबलू बबलू नौकरी लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं लगा देते। आज भारतीय जनता पार्टी आप और ये आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप बिल्कुल निराधार है। जो जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भंडारी जी चंडीगढ़ से बाहर निकल गए और हरियाणा में देखिए भाई साहब 5 बजे के बाद रोड पर दौड़ लगाते हैं, आपको युवा मिलेंगे और जाके विश्वास में आज सुबह 4 बजे उठ के बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, कोचिंगों में जा रहे हैं। आज विश्वास बढ़ा है, आपकी तरह नहीं उस समय, और उसी का फायदा देखिए आज नहीं बिल्कुल। देखिए आज 18,000 ग्रुप देगी, क्या इससे पूर्व, क्या उससे पूर्व कभी इस तरह की भर्ती इन्होंने की? एक बार इन्होंने प्रयास किया, एक बोर्ड बढ़ाया, आवेदन भी मांगे इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन उसकी भर्ती नहीं कर सकी क्योंकि इनका सीटों का बंटवारा नहीं हुआ कि किस एमएलए को, किस मंत्री को कितनी सीटें अलॉट करनी है। ऐसा करते हमारे यहाँ बिल्कुल पारदर्शिता, चाहे किसी की कितनी बड़ी सिफारिश हो, बिल्कुल किसी तरह की, बिल्कुल एकदम मेरिट के आधार पर लगती है। मेरिट के आधार पे तो एसएस बोर्ड के आपके मंत्रियों ने भी माना, किस ढंग से मेरिट के आधार पे रिकॉर्डिंग भी सुनी लोगों ने और उसके रेट भी सुने। ये मेरिट आपकी है। अरे आप हो, पहले मैंने आपके आंदोलन भ्रष्टाचार पे आपको नौजवान जवाब दे देंगे। इतने बोलने चाहिए, आप जवाब दे देंगे। अपने बोलिए, आप अपने वक्त में बोलिए, आप अपने वक्त में बोलिए जब आपका वक्त आएगा। आपने 60,000 जो टेम्परेरी लोग थे जिनको निकाला गया, उनको बेरोजगार किया। ये भी बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो लोग ना तो विधानसभा में बोलने देते हैं। आप विधानसभा में आपको जो विधानसभा में भी आपको सच्चाई सुनने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, आपको सच्चाई सुनने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। झूठ बोलो भारतीय जनता पार्टी का काम है, झूठ बोलो भारतीय जनता पार्टी का काम है, कांग्रेस का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप अध्यादेश लेके आइए। सुनिए, तो सुन लीजिए धैर्य के साथ। और भंडारी साहब, जिन भर्तियों का आप हवाला दे रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी फायदा उठाने के लिए पक्का किया गया नियमन नीति जो आप लेकर आए, चुनाव को करीब देखकर लेकर आए। सुनिए ज्योति जी, अगर चुनाव को देख के किसी का फायदा होता तो करना चाहिए। कौन कह रहा है? सुनिए, अगर नौकरी किसी को, सुनिए मेरी बात, जो वादे सरकारें करती हैं, ज्योति जी मैं आपसे, ज्योति जी मेरी, एक तो आप भी टोकते और ये भी टोकते, मेरी बात को कंप्लीट नहीं होने देते। जब मेरी बात सुनोगे तभी आपको, सुनिए मेरी बात ज्योति जी, आपका जवाब, आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया। आप कहते हो कि पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए काम करती हैं। अगर काम करें, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी भी ये पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए नौकरियां निकाले। आज जो 18,000 नौकरी की बात कर रहे हैं, अभी लोकसभा के चुनाव 2-3 महीने बाद आने वाले हैं और इनको पता है ये नौकरियां भर नहीं पाएंगे किसी भी हालत में, और ये लोगों को बहका रहे हैं। और जो 2 लाख रोजगार की बात करें ना ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या इन्होंने प्रतिवर्ष 2 लाख रोजगार, अगर 10 लाख रोजगार इन्होंने दिलाने चाहिए, 647 का आंकड़ा क्यों आ रहा है? हाँ। इस बात पे इनको जवाब देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर जवाब देना चाहिए, जो लोग इन्होंने बेरोजगार किए उसके ऊपर जवाब देना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें ना करें। और कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने दुष्प्रचार करके अपनी सरकार बनाई थी। आज लोग इनको चुन के मेजोरिटी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को लेके आए हैं
और आज इनसे जवाब मांग रहे हैं, इनको जवाब देना चाहिए, ना कि पूर्व की बातें करके ही अपना छुपा सकते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर जवाब दे, रोजगार के ऊपर जवाब दे, जो बेरोजगार लोग किए उनके ऊपर जवाब दे। ज्यादा चिल्लाने से जनता नहीं समझ पाएगी, प्यार से जवाब दे और इस बातों का जवाब जरूर दे। आप रुकिए, अभी सुभाष कपूर जी आप हैं फोन लाइन पर। अभी बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से कहा गया, जिस रोजगार कार्यालय का आप हवाला दे रखे हैं सर, वो तो अभी एक्टिव ही नहीं है, तो वो जो आंकड़े देगा, जो डाटा देगा, वो इतना गंभीरता से ले जाने की जरूरत नहीं है। जी सवाल आप एक बार दोबारा। रोजगार कार्यालय की आप बात कर रखे हैं, वो एकमात्र साधन नहीं है, एक तो जानकारी मुहैया करवाए जाने का, दूसरा अब इतने एक्टिव रखी है रोजगार कार्यालय कि उनमें जो पंजीकृत करवाए जाए नाम या संख्या जो करवाई जाए, उसके हिसाब से रोजगार को गंभीरता से लिया जाए आंकड़े को। देखिए, फिर रोजगार कार्यालय का उद्देश्य क्या है? केवल वो बेरोजगारी भत्ता देने के लिए? तो जो 15 जिलों में 15 लाख हैं, यदि 22 जिलों का हम देखें तो ये लगभग 20 लाख के करीब होगा। 20 लाख युवा जो है वो रजिस्टर्ड है हरियाणा सरकार के पास, ये एक आंकड़ा है। इससे कहीं ज्यादा ऐसे युवा हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये आंकड़े रखने का मेरा मकसद यही था कि सरकार ने ये कहा था कि 2 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। बिल्कुल। और 2 लाख युवाओं में से जो रजिस्टर्ड हैं रोजगार कार्यालयों में है, उनमें से 647 को ही रोजगार मिला। एक बात। दूसरी जो इसमें सबसे गंभीर बात है वो ये है कि किसी जिले में 2 लाख युवा यदि रजिस्टर्ड हैं तो बेरोजगारी भत्ता कुछ 100 को दिया है, कहीं 2 लोगों को, कहीं 15 लोगों को। तो इन्होंने ये चयन कैसे किया कि ये एलिजिबल है और ये एलिजिबल नहीं है, जबकि नाम दर्ज सबके हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सवाल खड़े करती हैं सरकार की मंशा पे। हमारा काम आंकड़े सरकार के सामने रखना है, काम सरकार को करना है, वो रोजगार दे ना दे, वोट जनता को देनी है, जनता को इसमें देखना है। ये वाकई बड़ा सवाल है कि किस आधार पर सरकार ने फिर रोजगार दिया है। मैंने आपको बताया कि सक्षम रोजगार योजना के तहत जो इन्होंने बुनियादी चीजें रखी हुई हैं, उसके अंदर एलिजिबल हमारे पास में यहाँ पर लाखों युवा मिलेंगे। हरियाणा के अंदर कोई एक नहीं मिलेगा यदि मैं केवल उसकी शर्तों को पढ़ने का काम करूं। लेकिन उस लाखों में से जो है कुछ सैकड़ों लोगों को ही केवल बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, उसमें से भी आपका पीछे एक न्यूज रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर से माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या ऐसी थी जिन लोगों ने सक्षम रोजगार योजना को जो है छोड़ने का काम किया था। क्योंकि उनको जो है उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार काम नहीं बन रहा था। जैसे मैंने रेवाड़ी का एग्जांपल दिया कि इंजीनियर ये गोबर उठाएगा तो उसे इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार की जो बुनियादी चीजें हैं, इस चीज के ऊपर सरकार काम नहीं कर रही है और केवल मात्र झूठे आंकड़े बताने का ये काम करेगी और उसके अलावा ये कुछ नहीं कर रही है। अब एक और चीज मैं इनकी पारदर्शिता की मैं आपको मेरे रेफरेंस से खोलने का काम करता हूँ। कल इनकी एक बहुत बड़ी एक हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के मेंबर का चयन हुआ है, आपको पता होगा मीडिया के माध्यम से सबको, जिनको आज मुख्यमंत्री ने जो है शपथ दिलवाई है। मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, 30 सितंबर 2018 को मैंने प्रेस नोट जारी करके बताया था कि इसी व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। तो ये कौन से ईमानदारी की बात है? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके प्रेस के माध्यम से सब साथियों को जो है प्रेस नोट भेजा और उसके बाद में कुछ न्यूज़पेपर्स ने उसे कवर भी किया। उस व्यक्ति के लिए आप जो है अपनी लास्ट डेट को एक्सटेंड करने का काम करती है और ये कहती है कि ईमानदारी नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया। तो कैसे सेलेक्ट हो? आप इस बात को देखिए ना कि जुडिशियल एक प्रकार से मान करके चलिए, एचईआरसी का मेंबर जो है हरियाणा के अंदर बिजली के रेट्स को तय करेगा। ऐसी जगह के ऊपर 30 सितंबर 2018 को मैं प्रेस नोट देता हूं, बाकायदा नाम लिखता हूं कि ये व्यक्ति सेलेक्ट होने वाला है, उसको न्यूज़पेपर कोट करते हैं। उसी व्यक्ति को आज जो है मुख्यमंत्री जी शपथ दिलवा रहे थे और उस व्यक्ति ने विद इन टाइम फ्रेम जो है अप्लाई भी नहीं किया था, उसके लिए टाइम स्पेशल एक्सटेंड करके उसका फॉर्म लिया गया और उसके बाद उसे सेलेक्ट किया गया। कौन सी ईमानदारी की बात करते हैं? क्या पारदर्शिता का दम भर सकती है बीजेपी सरकार हरियाणा? देखिए, जब कुछ किया नहीं तो पारदर्शिता कर सकते हैं। अभी जैसे डी की इन्होंने कहा कि हमने निकाली है, अभी नगर निगम का वो लगाई, चुनाव संहिता लगी हुई है। फिर अगर लोकसभा के नहीं हुए तो जींदवाड़ा करवाना पड़ेगा। तो आप ये बताइए वो लगेंगी कब? जैसे मोदी जी कहते हैं 2022 में होगा, तो ये कब लगाएंगे? अब तक इन्होंने लगाए कितने हैं? बेसिक चीज तो ये है कि 4 साल में, जो पिछले साल भी नायब सिंह सैनी ने नवंबर में कहा था कि 2 लाख रोजगार हम अगले 2018 तक दे देंगे, उनमें से कितने आदमी लगे हैं? 2 लाख तो अलग है, 2000 पूरे नहीं होते। तो बेसिक चीज ये है कि भाई डिस्कशन किस चीज का है कि बेरोजगारी
खत्म कितनी हुई, ना कि ये कि पारदर्शिता जब आप किसी को लगाएंगे नहीं तो पारदर्शिता अपने आप ही होगी। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि करीब 28,000 सरकारी रोजगार दिए हैं, नौकरियां दी गई हैं। उस पर भी आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। तो हरियाणा के रोजगार को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या को लेकर। साथ ही बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले, चुनाव से पहले जो वादा किया था उसके तुलना में उसके मुकाबले कितना रोजगार दिया गया, क्योंकि रोजगार कार्यालय के जरिए, आरटीआई के जरिए का जो आंकड़े सामने आए हैं उसके जरिए कहे जाने का ये प्रयास है कि सरकार ने रोजगार नहीं दिए हैं, सरकार की प्राथमिकताओं में रोजगार है ही नहीं। विपक्ष को मौका मिला है सरकार को घेरने का। जरावता साहब, बड़ा सवाल ये भी है कि हर एक साल में आप 2 लाख रोजगार देंगे, ये वादा किया था, लेकिन जो रोजगार दिया गया है वाकई बहुत छोटा नंबर है तुलना में। देखिए, आप ये कहेंगे तुलना में कम है, ये तो मानते कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। 30,000 के लगभग हमने ज्वाइन कराए हैं सरकारी कर्मचारी, और 18,000 की प्रोसेस ग्रुप डी का, और पुलिस की अभी परीक्षाएं हो रही है। जो पिछली सरकार की थी अदालत के जरिए, कुल देखिए 9,500। और अभी ढुल साहब ने कहा कि सक्षम योजना में देखिए, उसमें टर्म कंडीशन जो निर्धारित है उसके अंदर 63,000 के लगभग रजिस्ट्रेशन कराया, और उसमें हमने 45,000 से ज़्यादा लोगों को हमने सक्षम योजना के अंतर्गत जोड़ा। ऐसा नहीं कह सकते, 225 करोड़ के लगभग हमने भत्ता दिया, बेरोजगारी भत्ता। विपक्ष नहीं, विपक्ष ना मानने, इनकी मजबूरी है। ये इस बात को नहीं मान रहे कि इनसे ज्यादा हमने भर्तियां की, हमने की है। ये इस बात को भी नहीं मान रहे कि पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर हो रही है, इनको पता है, विपक्ष को पता है, विपक्ष के तमाम नेताओं को पता है, लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जाना है चुनाव में, निगम के चुनाव से ये भाग रहे हैं, ये सिंबल पे लड़ेंगे नहीं, ना कांग्रेस और ना इन्होंने क्लियर किया कि एक मेयर का लड़ेंगे, मेंबर का लड़ेंगे नहीं। और इसी तरह कांग्रेस भी, ये गुरुग्राम में इन्होंने कहा पिछली सरकारों की तुलना में आप लोगों ने ज्यादा रोजगार दिया और पारदर्शी तरीके से दिया। कैसे सर? पारदर्शी, मैं कह रहा हूँ ना, कितना ज्यादा दिया बताइए। पिछली सरकार ने कितना दिया था, आप लोगों ने कितना दिया बताइए। ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, उन्होंने अपने कार्यकाल के 6 साल में कुल 12-13 हजार लोगों को रोजगार दिया, इससे ज्यादा नहीं दिया। और इन्होंने कांग्रेस ने 20,000 से ज्यादा नहीं दिया अपने 5 साल के शुरू के कार्यकाल में, इससे ज्यादा नहीं दिया। नहीं, शुरू के दिनों में नहीं दिया। आप चाहे तो अरे आपके तो जो किसानों को जो मुआवजा घोषित किया वो भी हमने दिया है, आपके सिलेक्ट किए हुए हमने ज्वाइन कराए हैं, औद्योगिक सुरक्षा बल वाले हमने ज्वाइन कराए हैं। आपने तो सही मायने में आप नीति की बात कर रहे थे, आपके खिलाफ क्यों आपके एक नीति बनाते को घेरने के लिए आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए नीति बनाते हैं। जिस तरह इन्होंने चुनाव से पहले आरक्षण की नीति बनाई, रिपोर्ट को हमारी सरकार इसीलिए दोबारा चेक कर दिया। चुनाव से पहले रेगुलाइजेशन की फर्जी नीति बना जो जाते उड़गी। ये लोग वास्तव में ये खुद कह रहे हैं सर, कि हम चुनाव के लिए 2 लाख का था, और आपकी अगर बात मान सरकारी क्षेत्र में 1 लाख के लगभग हम चुनाव तक सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी में, और जो अंडरटेकिंग है इनके अंतर्गत और प्राइवेट सेक्टर में 2 लाख से भी ज्यादा प्रतिवर्षम दे रहे हैं। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक और जुमला फेंक रहे हैं, 647 नौकरी तो उन्होंने 4 साल में दी, और ये कह रहे आगे आने वाले चुनावी वर्ष में जो सुन रहे हैं ज्योति जी, ये डिबेट की चर्चा करने का ढंग नहीं है, इनको बीच में ना रोका करे। मैं इनका वक्त में बड़े संयम से सुनता हूं। एक तो इनका मन की बात करना जानते, किसी की सुनना नहीं जानते। ये आप धैर्य से सुनिए, आपके सुनिए, धैर्य से सुनिए, और 70 साल लोग खुश रहे। आपके राज्य में जितने दुखी है कभी हुए नहीं, तभी तो आज हर आदमी सीएम का आवास का घेराव करने जा रहा है। जिन लोगों के आपने काम किए वो क्यों घेराव करने जा रहे हैं, वो क्यों सड़कों पे, पंचकूला का दृश्य आप जाके देखिए। सिर्फ आप लोग आप अपने वक्त में बोलिए, आप अपने वक्त में बोलिए, आप अपने वक्त में बोलिए, आपकी भर्ती की दुकान ये चर्चा का ढंग नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग शोर 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 करके सच को झूठ, आप झूठ को सच करना जानते हो। अब जनता नहीं करेगी ये बात। सुनिए,
आप जो कई आपके मंत्री कह रहे 22,000 का आंकड़ा, कोई 24,000 का आंकड़ा, कोई 28,000 का आंकड़ा। आपका तो आंकड़ा ही आपको नहीं पता कितना आंकड़ा है। आपने रोजगार दिया तो तभी आप एग्जैक्ट आंकड़ा दे पाते। जो लोग आपने बेरोजगार किया, आप कहते हैं हमने स्टे ली। स्टे आपने इसलिए लिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये केस पेंडिंग चला जाए। अगर आपकी सच्ची मंशा होती तो अध्यादेश लाते विधानसभा में, क्यों नहीं? आपकी मेजॉरिटी यहां भी है, लोकसभा में, हर जगह आपकी मेजॉरिटी है। अगर आप सच्ची नौकरी उनको देना चाहते तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए थी। आपकी नीयत साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि 2-3 साल और लग जाएंगे, हमारे से पेंडिंग हो जाए मामला। आपने हर आदमी को छला है और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। माइनिंग में आपका भ्रष्टाचार, आप और दूसरी बात आपने नगर निगम चुनाव की करी, बड़ी गुड़गावा कर रहे हो। आप सिंबल पे चुनाव लड़े, आपके मुख्यमंत्री वहां हर वार्ड में प्रचार करने गए, आपके केंद्रीय मंत्री प्रचार करने गए, पूरी कैबिनेट वहां लगी रही, तो आपके 35 में से 13 लोग जीते। लोगों ने फेल करके भेजा है। हमने अभी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा था, हमने समर्थित कैंडिडेट दिए थे, फिर भी 22 जीत गया। अगर हम क्यों झूठ बोल रहे हो भंडारी जी? जो जीते अगर हम सारे आपके सुनिए, 2 जीते, आपके 13 जीते, आपके 2 जीते, आपके 13 जीते, आपके सारे हमारे जीते, जिन्होंने बीजेपी की टिकट मांगी, हमारे जीते। झूठ बोल रहे हैं, कितने झूठ बोल? 16 कैंडिडेट, 13 16 में से झूठ बोल रहे, झूठ के हमने तो लड़ा नहीं चुनाव, हमने सिर्फ समस्या हो गया था समर्थन देने से हाथ हुआ। अगर हम सिंबल पे चुनाव सिर्फ 2 सर, नगर निगम पर आज बात नहीं करेंगे कम से कम। सुनिए ज्योति जी, फिर इनको निगम क्या आपको टोकना चाहिए था जब निगम पे इन्होंने चर्चा करी। सर आप अभी गए, मैंने आपको टोका। अब बात रोजगार की तो सबको पता है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया था, उसमें से भी हमें हिस्सा आना चाहिए था। और जो हरियाणा सरकार ने 2 लाख, इस हिसाब से तो हमारे 15-20 लाख रोजगार प्रति वर्ष आना चाहिए था, 1 करोड़ रोजगार। परंतु आज कितना 647, इस बात पे तो कोई जवाब नहीं। और कोसेंगे किसको? पुरानी सरकार को। ये सरकार 647 ने की है सर, दर्शकों को भ्रम हो सकता है। कोई भ्रम नहीं पड़ता, झूठ बोल रहा है, ये बोलते हैं। मैं क्या बता रहा हूं, जो बेरोजगार किया वो आंकड़ा तो सही है 7,000। वो लोग जो इन्होंने क्लियर, अच्छा बेरोजगारी भत्ता देने का इन्होंने वादा किया था ज्योति जी। इन्होंने हर युवा को कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, मुख्यमंत्री हर स्टेज से बोलते थे। और जब मुख्यमंत्री पंचकूला आए, मैं आपको याद कराना, विद्यार्थियों ने कॉलेज में इनका प्रोटेस्ट किया और पूछा हमारा बेरोजगार भत्ता कहां है? तो उन लोगों को FIR दर्ज करा के अंदर करने का काम इन तानाशाह सरकार ने किया। अगर युवा आवाज उठाते तब अंदर, अगर कोई कर्मचारी आवाज उठाता है, ऐसा लगता है ये सरकार तानाशाह है। इसी तरह इनके प्रवक्ता किसी की बात नहीं सुनना चाहते। छात्र चुनाव तो आपने किस ढंग से कराए वो भी सबको पता है। आपके सारे सब लोगों ने बायकॉट किया, आपका भी आप भागते नहीं, आपकी तानाशाही जनता को दिखाते हैं। आप अभी सुनेंगे ढोल साहब, राजीव जैन जो कहते हैं कि करीब 80,000 रोजगार हम दे देंगे, सरकारी नौकरी हम दे देंगे अपने कार्यकाल में। देखिए ये भी एक झूठा दावा है। मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं एक चीज जनता के सामने रखना चाहता हूं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मामले की अप्रैल की FIR की चार्जशीट और कॉल कन्वर्जेशन, केवल चार्जशीट और कॉल कन्वर्जेशन भारतीय जनता पार्टी पब्लिक में लाने का काम करे। इन्होंने कॉल कन्वर्जेशन को छिपाया है, उसको पब्लिक में लाने का काम करें। इनका जो कथित जो है ना ईमानदारी का चोला यहीं कहीं उतर जाएगा। बायोमेट्रिक डिटेल बदलने से लेकर के इंटरव्यू के मार्क्स को चेंज करने से लेकर के हर एक चीज का उसके अंदर जिक्र है उसकी चार्जशीट के अंदर। बावजूद इसके इन्होंने जांच बढ़िया नहीं कराई। सरकार बदलेगी, जांच भी होगी, इनके लोगों की गिरफ्तारी दोबारा से होगी और इनके बड़े लोग जो बड़ी मछलियों को जिनको बचाने का काम किया उन सबको दोबारा से अंदर डाला जाएगा। ये मैं आपको कमिट करने का काम करता हूँ। दूसरी चीज जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, राजीव जैन वाली, इन राजीव जैन जी इस बात को भूल गए कि आपके पास में जो है आप भर्ती करने का टाइम जो है 11 महीने का टोटल रह गया, क्योंकि इनकी सरकार चली जाएगी। इस बीच में कम से कम 6 महीने का 5 से 6 महीने आचार संहिता रहने वाली हरियाणा के अंदर 5 महीने के अंदर आज तक इन्होंने अभी तक ये मान रहे हैं कि हमने कुल 24,000 को भर्ती की, जिसमें से 10,000 के आसपास तो वो है जो कैरी फॉरवर्ड जो है हाईकोर्ट के आदेश पे इनको करानी पड़ी थी। उसके अंदर भी ये पार्शलिटी कर रहे हैं, कहीं पे किसी को स्टेशन नहीं दिया जा रहा तो कहीं उनसे एडोक पे काम कराया जा रहा है, कहीं उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा।
तो ये इस तरह का फर्जीवाड़ा उसके अंदर भी चल रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते थे पहली कलम से हम गेस्ट टीचर को रेगुलर करने का काम करेंगे। ये वो लोग हैं जिनके घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उस समय भी इन्होंने नहीं कहा था कि हम उसके अंदर कंडीशंस भी लगाएंगे। यदि आप बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं श्रीमान जी, कम से कम हरियाणा के अंदर 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार है। अब उन सबको बता दीजिए, कुल आप खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि 45,000 को दे रहे हैं, बाकी लोग क्या करेंगे जी, आप ये बताइए। बिल्कुल आएंगे आपके पास। अभी नहीं जाधव साहब, बेरोजगारों को जो भत्ता दिया गया उसको लेकर भी सवाल उठ रखे हैं, अभी सुना आपने पैनल पर। देखिए, बेरोजगारों को भत्ता दिया गया, लेकिन बात ये जैसा उन्होंने बताया कि जो कंडीशन लगा दी गई है, जब वो ये वादे आते हैं चुनाव के दौरान, तब तो ये माना जाता है और इस तरह की बात की जाती है कि जो भी बेरोजगार है उसको भत्ता मिल जाएगा जी। जो भी पढ़ा लिखा बेरोजगार है उसको भत्ता मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें जो है चयन प्रणाली, उसके कुछ मानक तय कर दिए। सवाल ये है कि जो लोग रोजगार से वंचित हैं वो तो उसी स्थिति में ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं। सबको नहीं मिलना तो ये अपने आप में एक तरह की वादा खिलाफी है कि या तो उस समय ही क्लियर होना चाहिए कि हमारी कंडीशन ये होगी कि हम इस तरह से देंगे। देखिए, पंजाब का एक एग्जाम्पल था कि पंजाब में अकाली सरकार ने एक वादा किया था कि हम जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे। बाद में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो बेरोजगार प्रशिक्षण में जाएगा हम तो उसको भत्ता देंगे। तो प्रशिक्षण में जाने का मौका भी तो सबको नहीं मिलता ना जी जी। तो ये स्थिति है कि आपने कुछ मानक तय कर दिए, फिर तमाम लोगों को बाहर कर दिया आपने उस योजना से। तो सवाल ये है कि जस्टिस तो नहीं हुआ ना। बेरोजगारी तो अपनी जगह मौजूद है, और चलिए आप रोजगार दे भी रहे हैं और भत्ता भी दे रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी फौज जो है बेरोजगारों की दिखाई दे रही है, वो क्यों कम नहीं हो रही? ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो आंकड़े अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं, तो सरकार इसमें क्या जवाब देती है? आप जो है, हरियाणा के सीएम ने भी खुद कहा कि युवा केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ना रखें, प्राइवेट नौकरी भी करें। देखिए, 3-4 बातें हैं मैडम। पहली बात तो इनके प्रवक्ता से लेके मंत्रियों तक आंकड़े ही अलग अलग दे रहे हैं, तो कौन से आंकड़े को सही माना जाए? अब 98.4 एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है आदमी का, वो सबको पता है फिक्स। तो आंकड़ा तो एक ही होता है ना भाई। सरकार ने जो दिए हैं, अगर सरकारी मंत्रियों के ही बयान अलग अलग आते हैं तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि सारे ही झूठे हैं कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि बजट जब कम हो गया जी। तीसरी बात के प्राइवेटाइजेशन की तरफ, जैसे मैंने बताया, हॉस्पिटल्स ले लें, रोडवेज ले लें, या बिजली का ले लें, जो बिजली के पहले लाइनमैन थे वो भी सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, तो वहां मनसा ही नहीं है। तीसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ भी और भी वो कहते हैं भी इन्होंने चुनाव के वक्त वो लगाए थे और वो हमने भर्ती किए। भाई इस तरीके तो वैष्णो देवी की रेल भी इन्होंने शुरू की थी, मंगलयान भी इन्होंने शुरू किया था, आधार भी इनका था और जीएसटी भी इनकी थी। फिर तो आपने किया क्या? ना तो आपके पास कोई प्रोग्राम था एक नोटबंदी को छोड़ के, ना आपने अपना कुछ काम किया, ना ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो कह रहे हैं 9 महीने, लेकिन इलेक्शन तो उससे पहले हो जाएंगे। यानी मुझे नहीं लगता कि एक भी नौकरी जो प्रस्तावित है वो लग पाएगी, क्योंकि अभी लगा हुआ है जो नगर निगम की वजह से। उसके बाद अगर मान लिया लोकसभा के बाद में भी होते हैं तब भी जींद का चुनाव कराना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने हो जाएंगे, उसका लगेगा। उसके बाद किसके लगेंगे? फिर लोकसभा के आ जाएंगे, फिर विधानसभा के, अगर मान लिया इस लेवल, लेकिन उससे पहले ही होंगे। तो इसका सारा बात यह है कि बजट कम है, उधर मनसा नहीं है, क्योंकि 4 साल तक जो नहीं हुआ और अब चुनाव होने वाले हैं, तो कैसे होगा? देखिए, मनशा न होने के आरोप हैं आपकी सरकार। जिन्होंने आरोप लगाने हमने कहा वो लगाए, हम अपना काम कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया परीक्षा है दिसंबर में, पुलिस वाली भी है, और इनकी परीक्षा हो चुकी और आज भी रिजल्ट आ रहे हैं कि जो आचार संहिता की बात करें नगर निगम जो पर्टिकुलर जगह के लिए है, जहाँ चुनाव है उस जगह के लिए है। इस तरह के विषयों के लिए लोकसभा चुनाव हो तो ठीक है, मान लिया बात, विधानसभा चुनाव हो तो ठीक है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, हमने ज्वाइन कराए और मैं दावे के साथ कहूँ जो भर्ती हमारी पाइपलाइन में है, जिनके हमने आवेदन मांग रहे हैं या जिनकी परीक्षाएं हो रही है, जिनकी परीक्षा हो चुकी, सारे की सारी भर्तियां पूरी होगी और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगी, मेरिट के आधार पे होगी, बगैर भेदभाव की होगी, बगैर क्षेत्रवाद की होगी, बगैर जातिवाद की होगी और बगैर नेताओं की सिफारिश की होगी। जैसे पहले लोग मेरिट पे होगी, पारदर्शी तरीके से होगी, चाहे ये कितना ही चिल्ला लो, क्षेत्रवाद की एक लाइन में बद पिटूंगा। इनके क्षेत्रवाद की क्लर्क भर्ती के अंदर 6000 टोटल पोस्ट थी। मैं आपको यहाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ सर, जिनके नेता गलत बात है।
तरीका नहीं है। मैंने कहा एक लाइन में बोलना चाह रहा हूँ, ये बीच में जान के रोकना चाह रहे हैं। कंक्लूड करता हूँ कैसे की और जिन लोगों सुनेंगे मेरी बात को, अरे मेरी बात को सुनेंगे। जिन लोगों ये लोग नहीं चाहते कि इनकी सच्चाई लोगों का पता लगे। भाई भतीजा नहीं बोलने ये तरीका नहीं है सर, ये तरीका नहीं है। सुन लेंगे आप। ये कोई तरीका है? मैं कह रहा हूं कि 6000 टोटल वोट थी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं 6000 में से 1050 लोग केवल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लगे हुए। यही मैं कहता हूं ये सरकार ये बताने का काम करे बाकी 21 जिलों में से कितने लगे। ये क्षेत्रवाद की बात करते, किसे मूर्ख बनाने का काम करे। आप बताएं कि क्या 6000 में से केवल महेंद्रगढ़ के लोग ईमानदार है? कैसी बात कर रहे हैं आप? किसकी सिफारिश थी भाई? अरे आप बताइए ना। अरे 6000 में से 1000 एक जिले के कैसे लगे? भर्तियां नहीं करते। अरे छोड़िए कैसी बात करते। टोटल 5800 इन्होंने भर्ती किए थे क्लर्क, उसमें से 1000 जो है महेंद्रगढ़ के। ये क्षेत्रवाद के ऊपर बात करेंगे? ये साबित नहीं कर सकते पूर्णतः दावे के साथ। अरे आप दावे के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आपने खुद कहा या तो मैथमेटिक्स को नहीं जानते, आप प्रोबेबिलिटी को नहीं जानते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कार्यकर्ताओं को ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये आपके मुख्यमंत्री ने भी कहा था दैनिक ट्रिब्यून में छपा था। और हम कह रहे कि हम नहीं। अरे दैनिक ट्रिब्यून में आपके मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट नहीं छपी थी। कैसी बात कर रहे हैं आप? कि योग्यता होगी आपने कहा। आपके मुख्यमंत्री ने कहा दैनिक ट्रिब्यून में छपी थी। अरे आपने कहा कि हमने अपने 7000 कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया। आपके मुख्यमंत्री ने दैनिक ट्रिब्यून में फ्रंट पेज के ऊपर स्टेटमेंट छपी है। कैसी बात करते हैं? अरे मैं कह रहा हूँ आपको, घोषणा पत्र में 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष था। क्या 5 साल में 2 लाख हो जाएंगे? जो इन्होंने 2 लाख 2000 नहीं हो रहे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि भाई 5 साल में जो इन्होंने एडवर्टाइज भी कर रखे हैं, जिनके एग्जाम भी हो रहे हैं, सब कुछ मिला के भी क्या पूरे 5 साल में भी 2 लाख हो जाएंगे? इसका जवाब है इनके पास? नहीं, क्यों नहीं होंगे? आप 1 लाख का तो हम दे ही रहे आंकड़ा, और ये तो सिर्फ ऐसे HPSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके बाद यूनिवर्सिटी है, PSU है, सेमी गवर्नमेंट है, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की तरफ हमने कितने EGF डूइंग बिजनेस में कहा थे, और हमने कहा समय जब खत्म हो जाएंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में हम आगे ला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की मैं एक लाइन बता दूं मैडम, प्राइवेट सेक्टर में जितनी रैलियां हुई हैं या जो हरियाणा स्वर्ण जयंती थी या गीता थी, उसमें बहुत लोगों को नौकरी मिली है। वो ढोने की कुर्सियां और रैली में जाने के जो सरपंचों ने भेजे हैं दिहाड़ी पे, वाकई अगर प्राइवेट सेक्टर को गिनते हैं तो लाखों तो दे दी इन्होंने। प्राइवेट रोजगार को क्यों ना गिना जाए? विपक्ष से अगर ये सवाल किया जाए प्राइवेटाइजेशन, जी बताइए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा भी दिया सरकार ने वादा किया था सरकारी नौकरी देने का। प्राइवेटाइजेशन की बात, अगर प्राइवेट नौकरियों की बात करोगे तो उसमें भी इन्होंने यहाँ से पलायन करवाए उद्योग धंधे। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े बड़े उद्योगों के नाम पे सम्मेलन किए जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया। कई बार विदेशों में इनके मंत्री और मुख्यमंत्री घूमने गए। ये बताइए कितने उद्योग धंधे हरियाणा में आए? जिसको 3 बार हरियाणा को जलाने का इन्होंने काम किया, वहां उद्योग धंधे किस ढंग से आएंगे और वहां नौकरियां कैसे पनपेंगी? आपको मैं बताना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी भी भाषण पेल रहे हैं कि लाख रोजगार हो जाएंगे, ये वादे के साथ कहता, इनका वादा माना जाएगा? जो मुख्यमंत्री ने पहले वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। जनता किस ढंग से विश्वास करे? ये तो एन मौके पे आके झूठ बोल देते हैं कि अभी समय को आगे निकालो और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ये इस रणनीति पे चल रहे हैं। परंतु हरियाणा की जनता आज जान चुकी है, ये तो रोजगार का मुद्दा है। रोजगार आज इन्होंने देने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो पाए और इन्होंने लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। और भ्रष्टाचार, ये तीनों बातों का जवाब नहीं दे पाए। ये बात ऊंची ऊंची करके समय को व्यर्थ कर रहे थे। हाँ, इन्होंने भ्रष्टाचार की जो बात हुई थी उस पर कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने 2 लाख रोजगार देने की बात की, उसका क्या हुआ वो भी नहीं बता पा रहे। ये किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। ये तो सिर्फ आपकी जो 45-50 मिनट की चर्चा उसको निकालने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार पे मैंने जवाब दिया इनको। क्या जो आपकी तरह आपके मेरी बात, कांग्रेस की बात, आप एसएस बोर्ड की बात कीजिए जिसमें रिकॉर्डिंग है कि जिसमें नौकरियों के नाम पे आपने 3 लाख 5 लाख 8 लाख में बांध रखा था, उसका जवाब कीजिए। जो आप बताइए ना, विश्वास नहीं,
आपके मंत्रियों ने माना कि हाँ कमियां रहेगी और जो भ्रष्ट होगा उसको सजा देंगे। आप भारतीय जांच पार्टी बन के और जांच समिति बनाते हो, उसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। आप बताइए कहा, सुनिए तो रिकॉर्डिंग जो डील हो रही थी वो क्या बात कर रहे हो, वो कौन कर रहा था? रिकॉर्डिंग है जिसको तैयारी करने दो। आप ही भ्रष्टाचार करने वाले, आप ही क्लीन चिट देने वाले। जनता पार्टी योग्यता पे नौकरी लगेगी, कांग्रेस की नहीं है। 647 नहीं, हरियाणा में 647 लोग योग्य मिले आपको, क्या दूसरे लोग योग्य नहीं थे क्या? ये भी बता दो हरियाणा की जनता को। अभी चुनावी साल में प्रवेश करना है, क्या बीजेपी इस बात का हवाला दे पाएगी कि हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी है, भले ही कम दी? चलिए, मेरिट के आधार पर नौकरी देने का दावा तो ये कर सकते हैं, चलिए उसकी एक जांच परख होती रही है, कई उन पर सवाल भी खड़े होते रहे, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी सरकार ने कहा कि हम रोजगार मेले भी लगा रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू जो है लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण का भी कार्य वो अभियान चला रहे हैं और कौशल विकास विश्वविद्यालय भी खुलवा दिया है। हाँ। लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट क्या है? अच्छा, बात ये नहीं है कि आपने सरकारी नौकरी दी, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपने नौकरी दिलवाई है तो उसका आंकड़ा सामने आना चाहिए, और जो बेरोजगारी का आंकड़ा है रोजगार कार्यालयों में वो क्यों कम नहीं हुआ? हाँ। आपके सारे प्रोग्राम फेल होते हुए क्यों दिखाई दे रहे? तो कम से कम सरकार को ये तो विचार करना चाहिए कि आखिर में रोजगार जनरेशन का जो हमारा कार्यक्रम था और जो दावे थे वो फेल क्यों हो रहे हैं। ये स्थिति है तो सरकार पे चुनाव में जाएगी तो क्या जवाब देगी? और लोगों को भी पूछना चाहिए ना सरकार के कि ये जो है कि एक बार आपने वादा कर लिया और दूसरे चुनाव में आए तो आप जो है किस तरह के आंकड़े लेकर आए। लोग सवाल करें कि भाई ये तब तो ये सिस्टम में सुधार होगा, नहीं तो ये लोग सबसे ज्यादा झांसेबाजी जो है बेरोजगारों और किसानों के साथ ही होती है। देखिए, इस सरकार में जो सबसे बड़ी कमी है ना वो दिशाहीनता की है। आप चाहे वो गुड़गांव के स्कूल का ले लें, चाहे जाट आरक्षण का ले लें, या वो जो एक मर्दानी 2 लड़कियां थी उनका ले लें कि फटाफट उनको इनाम देने के लिए तो तैयार हो गए। यानी कोई सोच समझ के हिसाब से नहीं चलता, बस चल रहे हैं, जिसको राम भरोसे कहना है चलना। तो अगर प्लानिंग होती तो अब तक नौकरियां भी लग जाती। हाँ, ये बात जरूर है। देखिए, ये विपक्ष वाले कुछ कहते रहे, ये तो मेरे को भी कुछ लोग जो लगे हैं नौकरी, उन्होंने कहा कि हमने पैसे नहीं दिए। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि पैसा देने वाला कौन कहेगा सर? नहीं, पैसा देने वाला कौन कहेगा मैंने पैसा दिया? अब आ रही आवाज और अब कहते हैं कि मांगे जा रहे हैं। अब पता नहीं वो लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लेकिन कोई नहीं देने वाला लेने वाला कोई नहीं मांगेगा। और ये अपने जरावता साहब देखिए, घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था उसको लेकर तो जवाब देना पड़ेगा। 2019 में देखिए हमने घोषणा पत्र में वायदा किया, चाहे 2000 पेंशन का हो, चाहे रोजगार का हो, नहीं वो तो चलिए किस्तों में पूरा कर दिया आप लोगों ने, ठीक है 5 साल में पूरा कर दिया, लेकिन सर ये 2 लाख का जो हर साल का 2 लाख का था सर, उसका क्या होगा? और हमने कहा 1 लाख के लगभग हम स्थायी रोजगार देंगे और प्राइवेट से कितनी पारदर्शिता तो तब होगी जब हमने नौकरी दी हो। आप नौकरी नहीं दे पा रहे, 30,000 से ऊपर नहीं आप नौकरी दे नहीं पा रहे। पारदर्शिता भी आप लोगों ने देख ली, किस ढंग से फोन रिकॉर्डिंग को सुनी लोगों ने और किस ढंग से आपने माना। आपने बड़ी मछली बचा के छोटी मछली को शीश करने का काम किया। जितनी भ्रष्ट आपकी तरफ पारदर्शिता आप नौकरी भी नहीं दे सकते। शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तो चर्चा की रोजगार को लेकर, रोजगार के जो आंकड़े हैं उसको लेकर चर्चा की, और बीजेपी ने सरकार में आने से पहले जो वादे किए गए थे उसको लेकर चर्चा की। साथ ही 2019 से पहले बीजेपी सरकार में रहते हुए कितना रोजगार वोट देगी उसको लेकर जवाब लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।